एक बात जो सबसे ज़रूरी हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि हमें हर हमेशा खुद पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उसी विश्वास के दम पर ही हम अपने रिज़ल्ट यानी अपने गोल तक पहुँचते हैं। अपने एकेडमी पर भरोसा कीजिए, अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए। इस दुनिया में रिश्ते बहुत हैं, पर ये समझना है कि हर इंसान अकेला है और जब तक वो सफल नहीं हो जाता, खास करके अपने इस लर्निंग और टीचिंग के फील्ड में, पढ़ाई के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक आपका साथ देने को कोई तैयार नहीं होगा। कठिनाइयों से खुद लड़ना होगा, सफलता खुद हासिल करनी होगी और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। लेकिन जब तक ये अचीवमेंट आपको नहीं मिलता है, तब तक आप किसी के लिए इज्जत के पात्र नहीं होंगे। तो कभी भी अगर कोई आपको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करे, तो हताश नहीं होना है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं आपके अगल-बगल में, जो हर हमेशा आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। मैं खुद ही जो आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ, अभी देखिए अस्वस्थ चल रहे थे, लगभग मुझे लगता है कि एक लंबा टाइम हो चुका है जब हमने आपके लिए वीडियो नहीं डिलीवर किया है। तो स्वास्थ्य इशू है, थोड़ा एक्सीडेंटल केस हो गया था, तो उसके चलते थोड़ी अस्वस्थता थी। अभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लगा कि हमारे बच्चे जो हमको देखते हैं, हमको समझते हैं, हमसे सीखते हैं, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने हिम्मत लगाई है और बस आप दुआ करें कि हम लगातार आपके लिए काम करते हैं। रेनफॉलिंग कॉन्सेप्ट यानी काइनेमेटिक्स अब अपने एंड पर है। रेनफॉलिंग कॉन्सेप्ट का जो बेसिक थ्योरी है, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में दे ही दिया था। और एक्चुअली देखिए, आप जितने भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, सब लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिफाइन करते हैं, पर आपको हर चीज़ बढ़िया है, पर वो कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है जो सबसे बेसिक है और जिसमें कुछ भी रटने जैसी बात नहीं है। क्योंकि रेन फॉलिंग के प्रॉब्लम रेयर आते हैं, कभी आ गए, नहीं आए नहीं आए, पर सीखने की बात है, क्योंकि सीख करके रखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। और अगर नहीं सीखे तो फिर तो आप ऑलरेडी आउट हैं उस फील्ड से। तो ये तमाम बातें जो लेक्चर में अक्सर हम आपसे कहते हैं, और ये कहना भी ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप एस्पायरेंट हो और आपको मोटिवेशन देना भी हमारा ही फ़र्ज़ है, क्योंकि हम भी आपके टीचर हैं, तो हम भी आपको एक बेहतर ट्रैक देने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू विल बी गेटिंग द बेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ। नाउ एक रेनफॉलिंग का लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट का है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए, ये वेलोसिटी वेरिएशन का जो ये प्रॉब्लम है, इसको करने के लिए हमें किस तरह से मतलब प्रोसीड करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा समझ रखना, क्योंकि डबल स्टेप प्रॉब्लम होगा ये। तो डबल स्टेप प्रॉब्लम होगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग काम करने की शुरुआत करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए कुछ इस तरह से होगा। आप सीखने की कोशिश करो। A man running on the horizontal road at 10 किलोमीटर पर आवर finds the rain is falling vertical। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या कहता है कि एक पर्सन है जो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड का वैल्यू दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। आपको तो मैंने कहा ही है कि वेक्टर को कोइनिशियल बनाना सबसे पहले जरूरी है। वो देखता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, वो एक्चुअली ये देख रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन है, अब सवाल उठता है कि मुझे इसके बाद ये देखना है, क्योंकि तो तीन टर्म आते हैं। एक होता है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड, दूसरा वेक्टर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, और तीसरा होता है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। तो किस वेक्टर को मैं कहाँ पोस्ट करूँगा, ये भी डिपेंड करता है हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वेशन पर। आइए देखते हैं इक्वेशन मेरा क्या कहता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू
ग्राउंड वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड है, तो मुझे देखना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड का एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मेन और प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन रिलेटिव टू ग्राउंड। बस आ गया। जो ऑप्शन है वो हमारा आ चुका है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड का जो डायरेक्शन होगा वो इस दोनों के वेक्टर रिजल्टेंट के के तरफ होगा। तो अब यहाँ से देखें कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मेन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है और अगर वेलोसिटी ऑफ मेन रिलेटिव टू ग्राउंड हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस दोनों का रिजल्टेंट पक्का इस डायरेक्शन में ही होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड का ये डायरेक्शन हुआ, और हमको ये पता नहीं है तो मैंने मान लिया कि चलो ये अल्फा है। अब चलते हैं इसका जो मैथमेटिक्स है उस पर काम करके देखते हैं कि आगे इस पर क्या हमें करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को पकड़ लीजिए, या जिसको पकड़ना है पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर x कंपोनेंट लेते हैं तो क्या होगा, टेकिंग x कंपोनेंट। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि y कंपोनेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होने के लिए तो y कंपोनेंट भी होगा, होने के लिए x कंपोनेंट भी होगा, लेकिन हमको पकड़ना किसको है, तो x कंपोनेंट को, क्योंकि x कंपोनेंट पकड़ने से हमको ये जो गिवन क्वांटिटी है इसके साथ मेरा रिलेशन आ पाएगा। y कंपोनेंट से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो उसके तरफ ध्यान हमें नहीं देना है। अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इस इक्वेशन को पकड़ लूँ तो क्या हो, या किसी को पकड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसी को पकड़ते हैं तो आइए पकड़िए, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड का x इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मेन का x और प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन रिलेटिव टू ग्राउंड का x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VRG। ध्यान से देखेंगे, इसका x कंपोनेंट होगा साइन में, और वो भी पॉजिटिव में जाएगा, और इसको साइन अल्फा लिख पाएंगे हम, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मेन का x कंपोनेंट 0 होगा। इसमें परेशान होने की वजह, चूंकि ये y की तरफ है, आप देख लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x हो गया और ये y हो गया। इस हिसाब से अगर देखें, और ये तो आपको कितना हो गया, 10 हो गया। वेलोसिटी ऑफ मेन रिलेटिव टू ग्राउंड का देखिए वैल्यू 10 दिया हुआ है, यानी VRG इंटू साइन अल्फा, इसका वैल्यू 10 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह करके छोड़ देते हैं। पहला स्टेप का हमारा काम एकदम सही तरीके से फाइनल हो गया, अब कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, कहता ही इंक्रीजेज हिज स्पीड। तो सेकंड स्टेप जो प्रॉब्लम का है उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसमें बहुत सारा राज है, उसको आपको समझना है। He increases his speed to 15 kilometer per hour and finds the rain is falling at angle 30 degree from the vertical। यानी अब जो है, अगर वो ये कहता है कि मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, यानी V-mg, और ये वैल्यू अगर मेरे पास है 15 किलोमीटर पर आवर, तो उसका कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मेन जो है वो वेलोसिटी ऑफ, अब ये यहाँ पर देखिए कलाकारी यहाँ पर क्या है, एक बात तो समझ में आ चुकी है हमको कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मेन इक्वल टू VRG और माइनस VMG। तो VMG आपको इधर की तरफ है और VRG आपको इधर की तरफ है, ये है आपको VRG, और VRG के साथ अब VMG माइनस लेकर के, यानी VMG का जो वैल्यू है, यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन, इक्वेशन लिखे तो ऐसे लिखाएगा, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड वेक्टर और माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन रिलेटिव टू ग्राउंड, बटे V डैश कर दीजिए। इसको थोड़ा और सुधार के आपको दिखाना चाहते हैं हम। ये चूंकि 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल इधर भी हो सकता है, 30 डिग्री वर्टिकल इधर भी हो सकता है, तो ले इधर, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। ये हो जाएगा वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड वेक्टर
प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड वेक्टर। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इस वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड का उल्टा अगर आप इधर देखें तो ये इधर की तरफ होगा। इसका मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर रिजल्टेंट में लाएंगे हम तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्टेंट कैसा होगा, आपको मैं दिखा देता हूं। अब आप देख लीजिए कि ये क्या होगा, इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ये इशारा हमको मिल चुका है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। वेक्टर रिजल्टेंट और अपने रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वेशन से हमें वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का डायरेक्शन पता पड़ेगा। तो जब डायरेक्शन का पता पड़ गया तो अब इसको क्या करते हैं, फ्रेश फिगर बनाते हैं और तब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। क्योंकि समझना था तो हमने आपको समझा लिया। जब आप चीज़ों को समझ चुके हैं तो हमारी परेशानी बिल्कुल कम हो गई है। अब चलते हैं हम लोग इसके मैथमेटिक्स पर पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है चीज़ हमारे पास, अब हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड है आपको 15 किलोमीटर पर आवर, और ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ अब रेन रिलेटिव टू मैन, और ये वर्टिकल हो गया, और ये आपको वी आर जी, ये क्या है वी आर जी, थोड़ा सा ढंग से इसको, ये हो गया, और ये आपका वी आर जी है, और ये है वी डैश आर एम, और ये है वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर, और ये एंगल हमने पहले ही अल्फा माना हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल यहाँ पर अल्फा है हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है यहाँ पर एक इस नया कोऑर्डिनेट एक्सिस एक चुनते हैं ताकि हमारा काम आसान हो। तो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस चुनने में इसको मैं क्या करता हूँ, वाई डैश मान लेता हूँ, और इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन खींचता हूँ जिसको मैं ओ एक्स डैश मान लेता हूँ। यानी यह एंगल टोटल मिला के 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा 30 डिग्री, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए यहां से लेकर के यह एंगल टोटल है 90 डिग्री, समझेंगे थोड़ा सा। ये जो मैंने x डैश माना और ये जो y डैश माना मैंने नया कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये टोटल एंगल तो 90 होगा, जिसमें इतना अगर 30 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। अब फिर देखिए यह और यह भी तो 90 डिग्री पर है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, तो इसका मतलब ये टोटल भी 90 होना चाहिए, तो इसमें ये अगर 60 है तो ये क्या होगा, 30 होगा। अब करेंगे क्या, इस पूरे सिचुएशन का एक्स एक्सिस के अलोंग हम कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि लाना है वी आर जी का वैल्यू हमको। तो ऐसा यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी सी चतुराई करेंगे कि अगर मैं इसके चक्कर में फंसूंगा तो मेरा प्रॉब्लम उलझ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट लेंगे, तो इधर से एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट हमको मिल जाएगा, और इसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो कहेंगे अगेन टेकिंग एक्स कंपोनेंट्स, और अगर मैं एक्स कंपोनेंट्स लेता हूं तो आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। वी आर एम का एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इक्वल टू, चूंकि ये y के अलोंग है तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। वी आर जी का जो एक्स कंपोनेंट होगा, ये एंगल देखिए टोटल क्या है, वी आर जी आपको y के साथ 30 प्लस अल्फा बना रहा है, तो क्या होगा वी आर जी, क्योंकि वी आर जी नहीं बदलेगा, वो तो चेंज होने वाला चीज नहीं है, तो वो पहले की तरह वही रहेगा। वी आर जी और इंटू साइन 30 डिग्री प्लस अल्फा है ना, और इधर क्या हो जाएगा माइनस, है ना, इसका कॉस अल्फा होगा ना, इसका क्या होगा वी एम जी का इधर की तरफ लेंगे तो क्या होगा कॉस अल्फा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वी डैश एम जी
ये V डैश आर एम को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ V डैश एम जी और इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। यहां से क्या हो जाएगा बताइए, और हो जाएगा वी आर जी साइन 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू, ये वी डैश एम जी का वैल्यू 15 दिया हुआ, 15 इंटू कॉस 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। काम हमारा अब हो चुका है, यानी कंसेप्ट के मामले में हम अब पूरी तरह सेटिस्फाइड हो चुके हैं। इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। इसी को सॉल्व करके हर चीज हमको मिल जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे अब यहाँ इसके सॉल्यूशन को, इस कैलकुलेशन को। तो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप पॉज करके नोट करेंगे, और जरूर नोट करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका लेग पुलिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं आप नुकसान में जा रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है। नाउ इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलता है। वी आर जी इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई वी आर जी इंटू साइन 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15 इंटू कॉस 30 डिग्री। ये भी आदि से भी आदि देखिए मर गया, हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 10 बटा 15 इंटू कॉस 30 होता है √3 और 2 चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा 20 बटा 15 √3। ये कटेगा 4 टाइम और ये 3 टाइम, यानी 4 बटा 3 √3। उल्टा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस अल्फा बटा साइन अल्फा इक्वल टू 3 √3 डिवाइड बाय 4। अब सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स है। अब साइन ए प्लस बी पर इसको ब्रेक कर देते तो मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू 3 √3 अपॉन 4। यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस 30 होता है √3/2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना 3 √3/4। वो 2 से 2 देखिए ये खत्म होगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा इक्वल टू √3 इक्वल टू नहीं प्लस √3, साइन अल्फा से अल्फा खत्म, और ये 2 हम इसको एक ही बार ले लेते हैं कॉमन, सो 1/2 निकाल लेते हैं इक्वल टू 3 √3/4। इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, यानी 3 √3/2 आया। बढ़िया बात है। अब देखिए अल्फा अब हमारे पास आने की स्थिति आ चुकी है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट करोगे, और अब देखिए क्या हमको हासिल होने वाला है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। यहाँ से हमें मिल रहा है, और हमारे पास कॉट अल्फा प्लस √3 इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 √3/2। इसको उधर भेज देते हैं, तो कॉट अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3 √3/2 माइनस √3 इक्वल टू हो जाएगा कितना √3/2, यानी कॉट अल्फा का वैल्यू √3/2 आ गया, तो अल्फा का वैल्यू होगा कितना कॉट इनवर्स √3/2। एक आंसर आ गया। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड का जो एक्चुअल डायरेक्शन होना चाहिए वर्टिकल के साथ, वो कॉट इनवर्स √3/2 आना चाहिए। जैसे ही ये आ गया, अब मैग्नीट्यूड आना कोई भारी बात नहीं है।
जब कॉट अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था, छोटा सा एक ट्रायंगल बना करके निकाल लेते हैं। अगर अल्फा हो गया तो ये कितना होगा, आधार बटा लंब होगा 2 और ये होगा √3, यही होगा ना। कॉट अल्फा का वैल्यू √3/2 है, तो ये आधार बटे लंब, आधार हो गया आपको कितना √3 और लंब कितना हो जाएगा 2, है ना। तो 3 4 ये रूट अंदर कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2/√7। ये आ गया हमको कितना, साइन अल्फा का वैल्यू। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, जो वो इक्वेशन 2 जो हमारे पास था, सॉरी ये 2/3 कीजिए, इसको 2/3 करेंगे क्योंकि ये थर्ड इक्वेशन था हमारा, ये थर्ड इक्वेशन था और वो 2 इक्वेशन था। खैर कोई बात नहीं है, साइन अल्फा का वैल्यू आ गया। अब 2 इक्वेशन ये वाला है हमारा, ये वाला, इससे निकाल देंगे तो VRG का वैल्यू आ जाएगा। आइए डाल देते हैं, यानी सवाल अब चुटकी में सॉल्व होगा हमारा। अब सवाल में कोई दिक्कत बचा नहीं, हमने उसको फाइनल टच दिया और बड़े ही आराम से सिखाया। क्या होगा, VRG इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 10। सो यहाँ से VRG का वैल्यू आ जाएगा 10 साइन अल्फा, जो होगा 10 बटा साइन अल्फा का वैल्यू 2 है और यहाँ ऊपर में √7 जाएगा, तो ये 5 टाइम खत्म होगा, कितना किलोमीटर पर आवर। सो VRG का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 5√7 किलोमीटर पर आवर, यानी डायरेक्शन भी पता पड़ गया ये वाला और मैग्नीट्यूड भी पता पड़ गया ये वाला। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही है कि इस तरह के प्रॉब्लम पर मैंने 3-4 सवाल आपके लिए शेयर किए हैं। तो 3-4 सवाल शेयर करने का मतलब है कि लगभग कॉन्सेप्ट रोटेट कर गया है, हालांकि प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम नया दिखेगा तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जो बेसिक गाइडलाइन है वो इसका प्रॉपर है। कभी कभी इंक्लाइन प्लेन वगैरह पर भी इस पर काम होता है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम अगर सर्च करने के बाद मिला तो हम उसको ज़रूर शेयर करेंगे। पर अब एक बहुत ही मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट स्विमिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो आज का ये लेक्चर बेसिकली स्विमिंग कॉन्सेप्ट के नाम से ही आपको अपलोड होगा। ये तो एक तरह से समझ लीजिए बोनस है आपके लिए। आइए पहले उसके बेसिक को समझते हैं। 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है स्विमिंग कॉन्सेप्ट में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे क्लियर और सबसे बेहतरीन थ्योरी अगर है कोई, या प्रॉब्लम तो इजीली आपको समझ में आ जाए, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप कितना ज़्यादा क्लियर वे में हम आपको इसकी थ्योरी बता देंगे स्विमिंग कॉन्सेप्ट का, कि आपके लिए हर सवाल आसान हो जाएगा। और उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम नीट वगैरह में भी जो पूछे गए हैं वो हम आपके लिए लाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जो स्विमिंग कॉन्सेप्ट की कहानी है, वो स्विमिंग कॉन्सेप्ट की कहानी 2-3 बातों पर निर्भर करती है। वो बात क्या है ना। स्विमिंग कॉन्सेप्ट की जो कहानी है वो कुछ अजीबोगरीब। सबसे पहले हम जब स्विमिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा टारगेट होता है। एक होता है कि इसमें खास करके जहां अभी हम लोग काम कर रहे हैं वहां पर हम लोग रिवर बॉट प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, यानी रिवर यानी बहते हुए पानी के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप अगर किसी तालाब में, सपोज कीजिए कोई पॉन्ड है, तालाब है, और इस तालाब में जल है, पानी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिल वाटर, यानी शांत जल बोलते हैं। ये क्या है, पॉन्ड है। तो पॉन्ड है भाई साहब, तो पॉन्ड में अगर कोई तैराक तैरना चाहता है, तैरे, उसको कोई रोकता नहीं है, तो वाटर का कोई भी रेसिस्टेंस जो वेलोसिटी के मामले, यानी चूंकि आपको तो वहाँ पर जो पानी है वो तो बिल्कुल शांत बैठा होगा, उसमें तो कोई वेलोसिटी है नहीं जो आपके मूवमेंट को वो अपोज करेगा या सपोर्ट देगा। तो वहाँ पर कोई अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम जैसी कोई बात नहीं होती है। वहाँ पर सीधा जो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर होता है वो ऑलरेडी भी आपको ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर कहलाता है, ऑन वेलोसिटी। और ये कॉन्सेप्ट हर जगह पर रहेगा, ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर।
कैलकुलेशन के मामले में भले अलग अलग वैल्यू आए, पर थ्योरी एक ही बात बोलेगी कि पानी के रेस्पेक्ट में जो तैराक का वेग होगा, वो चाहे पानी बहता हुआ हो या पानी शांत हो, है ना। इस बात को हमेशा कहने की बात में बता रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर इज ऑलवेज कॉल्ड द ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अपना अपना उसको लगता है कि मेरा ये वेग है, भले ही ग्राउंड पर खड़ा कोई आदमी उनकी दशाओं को अलग नजरिए से देखता है, पर उसे इस बात का एहसास नहीं होता। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑन OWN, अपना ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये कहलाता। तो तालाब में कोई बात नहीं है, इसकी थ्योरी में कोई दम नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। आप अगर तालाब की चौड़ाई सपोज कीजिए हैं डी है और आप इसको भी से कर रहे हैं और तालाब पर आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचना है किसी पॉइंट ओ से पी पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू आपको D/V से प्राप्त हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में आपको, तो वो आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, वाटर का कोई वहाँ मामला नहीं है। तो ये चीज़ पढ़ने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग कुछ बेहतर पढ़ने वाले हैं। और वो बेहतर क्या पढ़ने वाले हैं, उसका सबसे मेन जो हमारा मोटो है वो है क्रॉसिंग द रिवर, यानी वी आर गोइंग टू वर्क विथ रिवर, यानी फ्लोइंग वाटर के साथ हम लोग अपना फिजिक्स पढ़ने वाले हैं स्विमिंग कॉन्सेप्ट में। तो कोई बात नहीं है, आप इसको देखें ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर दो बातें जो मेन पॉइंट्स है स्विमिंग कॉन्सेप्ट में, वो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला चीज है कि अप डाउन स्ट्रीम स्विमिंग हम किसको कहते हैं। डाउन स्ट्रीम स्विमिंग का मतलब होता है, सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लें, ये डायरेक्शन का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। डाउन स्ट्रीम स्विमिंग का मतलब होता है स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, यानी जिधर पानी बह रहा है नदी में उसी दिशा में अगर कोई स्विमर तैरता है, ये अगर मान लेते हैं रिवर है जिसका वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में अगर वाटर का फ्लो है और अगर कोई स्विमर इसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम स्विमिंग, यानी तैराक जो है वो भी उसी डायरेक्शन में तैराकी कर रहा है जिस डायरेक्शन में कि रिवर का फ्लो है। दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम स्विमिंग। एंड दूसरा होता है अप स्ट्रीम स्विमिंग। अप स्ट्रीम स्विमिंग है ना, अप स्ट्रीम स्विमिंग का जो मामला है वो है ये वाला, ये वाला। अगर तैराक जो है वो इधर के डायरेक्शन में, यानी रिवर के अपोजिट, रिवर के अपोजिट, ये है आपको अप स्ट्रीम और ये वाला है आपको डाउन स्ट्रीम। तो ये दो चीज हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए कि अप स्ट्रीम स्विमिंग का मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम स्विमिंग का मतलब क्या होता है। ये दोनों ही चीजें अगर हमारे समझ में आ गई है, तब दूसरा मामला है क्रॉसिंग द रिवर। चलिए अब मामला उठता है, तो थर्ड स्टेप इज नाउ क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है भाई साहब, रिवर आपको क्रॉस करना है, वो मेन चीज है हम लोगों को जो अभी पढ़ना है, ये हमारा है मेन थ्योरी, यहीं से शुरू होगी क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, ये रिवर है, अच्छी बात है, ये रिवर है। तो रिवर है, रिवर का ये वाटर फ्लो कर रहा है, ये रिवर का वाटर फ्लो है। चलिए ये रिवर का वाटर फ्लो का, ये दोनों बैंक्स हैं रिवर के, दोनों किनारे हैं, ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो रिवर का जो क्रॉसिंग आप करना चाहते हैं, यानी नदी को पार करना चाहते हैं, तो दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है
कि मैं तैराकी, यहाँ पर मैंने एक किनारे पर हमने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट करा एंड वी जस्ट एज्यूम दैट द विड्थ ऑफ रिवर इज कैपिटल डी, है ना। डी जो है वो क्या है, ये है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई बंदा अगर रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो वो कैसे तैराकी शुरू करेगा। यानी ये है यू, जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड, यू है आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है, रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है। ये रिवर की वेलोसिटी है रिलेटिव टू ग्राउंड है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर, भी क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर या रिलेटिव टू रिवर, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर कहलाता है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे रिवर को क्रॉस करना है तो मैं कैसे तैरना शुरू करूंगा। अगर मैं इसके अलोंग यानी अल्फा इक्वल टू 0 पर मैं तैरना शुरू करूंगा, इस किनारे किनारे या रिवर के डायरेक्शन में, क्या मैं नदी क्रॉस कर सकूंगा? कभी नहीं, नेवर। और अगर मैं अप स्ट्रीम भी जाऊं पूरी तरह से इस दिशा में, तो भी अगर मैं अल्फा 180 पर लेकर के चलता हूं तो भी मैं रिवर को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। देन फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू क्रॉस द रिवर, अल्फा डिसाइड करना है कि वो ना तो 0 होना चाहिए और ना ही 180 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, टू क्रॉस द रिवर, कंडीशन ऑफ क्रॉसिंग, कंडीशन ऑफ क्रॉसिंग, जो रिवर के क्रॉसिंग का कंडीशन है वो ये है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए अल्फा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आप अगर रिवर को क्रॉस करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो ये चीज क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैं नदी को क्रॉस करता हूं एट एनी एंगल अल्फा जो ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 पर मैं बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि रिवर को क्रॉस करूं, तो क्या होगा? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक चीज मिलने वाला है, यहाँ है u, तो इसका जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा इसको मैंने w कह दिया। ये w क्या आ गया भाई साहब? ये w आ गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड। चूंकि ये v और u दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट है w, तो यहाँ पर 3 चीजें आएंगी। पहला चीज आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिलेटिव टू, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर। दूसरा आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड। तो तीसरा तो ये भी आएगा ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड। तो W को हमने क्या माना है? W को हमने माना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू क्या है? ग्राउंड है। और इसी पर अब होने वाला है सारा खेल। तो फ्रॉम द फिगर अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम द फिगर अगर हम लोग बात करें, सब चीज मैं क्लियर आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। फ्रॉम द फिगर क्या होगा? W वेक्टर इक्वल टू V वेक्टर प्लस U वेक्टर, ये आपका पहला और मोस्ट जनरल इक्वेशन। यहाँ पर W जो है वो क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड, स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जिस लेवल से ये स्विमिंग कॉन्सेप्ट की थ्योरी आपको दी जा रही है, मुझे पूरा भरोसा है और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, इतना ज़्यादा क्लियर कट और इतना स्पष्ट तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम लोग भी बहुत जज करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इससे ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको कभी समझाने का प्रयास नहीं किया गया है और न कभी किया जाएगा। तो आप एकदम बिल्कुल दो टूक तरीके से सुन लें मेरी बात कि आपको स्विमिंग कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर करके दिया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है
वीडियो को लास्ट तक समझना है, वीडियो में पूरा डूब जाना है और कंसेप्ट को वहाँ से निकाल लेना है। आइए आगे बढ़। तो अब ये हो गया। अब इसका करना क्या है भाई साहब, कंपोनेंट उठा लीजिए। और जब कंपोनेंट आप उठाएंगे तो मैं इस साइड थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट करोगे, क्योंकि चीज़ें हमें बतानी है। तो मैं ज़रूर आपके लिए ये सामने से पूरा का पूरा डिटो में हर चीज़ आपके सामने क्लियरली ला रहा हूँ। देखेंगे ध्यान से। डब्ल्यू एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा वी एक्स और प्लस यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई का, और ये कितना हो जाएगा बता दीजिए। डब्ल्यू एक्स का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू एक्स का वैल्यू हो जाएगा वी एक्स का मतलब क्या हो गया वी कॉस अल्फा और प्लस यू, यानी डब्ल्यू एक्स का वैल्यू आ गया यू प्लस वी कॉस अल्फा। एकदम पॉकेट में रखिए, यही सब कुछ देगा आपको। ये इक्वेशन नंबर दूसरा। एंड डब्ल्यू वाई की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा वी वाई और प्लस यू वाई। देखिए ये हो जाएगा वी वाई का वैल्यू वी साइन अल्फा एंड प्लस यू वाई का वैल्यू 0, क्योंकि रिवर जो है वो एक्स में जा रहा है, वाई में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। सो डब्ल्यू वाई का वैल्यू आ जाएगा वी साइन अल्फा। एकदम पकड़ के रखिए, ये सब एकदम समझ लिए रसगुल्ला टाइप का। अब आइए शुरू करते हैं अपना डिमांड। पहला पहला डिमांड है कि टाइम टेकन बाय द स्विमर, टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। चलिए अब क्रॉसिंग का टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगर मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं तो स्विमर को कितना टाइम लगेगा, ये बराबर होगा डी बटा वी साइन अल्फा, यानी टी का वैल्यू आ गया डी बटा वी साइन अल्फा। क्योंकि ये जो वी साइन अल्फा है, इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है आपको वी साइन अल्फा है, वही वेलोसिटी कंपोनेंट इसको रिवर को क्रॉस करने में मतलब हेल्प करेगा। इस कंपोनेंट से क्या लेना देना, ये होगा आपको डब्ल्यू एक्स का वैल्यू यू प्लस वी कॉस अल्फा। यानी नदी के किनारे खड़ा कोई आदमी इस तैराक को इधर के तरफ जो वाटर का धक्का खाते हुए देखेगा, वो इस स्पीड से दाहिने की तरफ रिवर के डायरेक्शन में उसको धक्का खाते हुए देखेगा। अब ये क्या है भाई, यह भी एक बहुत बेहतरीन थ्योरी है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मिनिमम टाइम चाहिए, फॉर टाइम टू बी मिनिमम, टाइम टू बी मिनिमम, अगर इस तरह से तैरते हुए कोई आपको कम से कम टाइम में चाहता रिवर क्रॉस करना, तो टी मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा डी बटा भी। बोलिए क्यों, क्योंकि ऐसा करने के लिए जब ये जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा ना। और ये मैक्सिमम कब होगा तो अल्फा पर डिपेंड करेगा, और अल्फा मैक्सिमम कब होता है, साइन अल्फा मैक्सिमम कब होता है, जब अल्फा 90 डिग्री होता है। यानी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पर, कहने का मतलब ये होगा अगर कोई तैराक इधर की तरफ तैरना शुरू करेगा तो वो कम से कम समय में नदी को क्रॉस कर जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ तक एक फेज क्लियर हो गया आपका कि कितना शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा उसको रिवर को क्रॉस करने में। यहाँ तक आने में आपको कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। अब आते हैं, बात करते हैं डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग, वो क्या होता है। थोड़ा सा आप इसको पॉज करके नोट करेंगे और मैं आपको डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग सिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़। आइए बात करते हैं, इसको आप पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब अगला कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है हमारा डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग, उसको समझेंगे भी और उसको जानने की भी कोशिश करेंगे कि डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहीं से देख लो, उसने जो तैराकी शुरू करी थी वो तो तैराकी वो यहाँ जाना चाहता था, वहाँ वो गया नहीं। एक्चुअली वो गया कहाँ, यहाँ गया। मान लेते यहाँ आकर वो रिवर पर किनारा लेता है, दूसरा बैंक पर जाता है, लेकिन टारगेट क्या था उसको, टारगेट था उसको स्पीड पॉइंट पर पहुंचना।
तो यहाँ से ये जो दूरी आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ ये उतरेगा और उल्टा चलेगा, उल्टा चलते हुए अपने इस टारगेट को वो अचीव करेगा। अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए नदी के दूसरे किनारे पर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जितना चल करके उसको आना होता है, then that distance traveled by the swimmer on the opposite bank, opposite to the river, to reach the target point, that is called downstream drifting। क्योंकि उसको डाउनस्ट्रीम रिवर ने उसको उतना धक्का मार करके वहां तक पहुंचाया और उल्टी दिशा में जितना चलना पड़ा उसको, वही कहलाता है डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग। सो डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग की जो कहानी वो है, डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग की जो कहानी बड़ा ही लाजवाब है, और मेन तो यही है डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग। तो ये गया कितना भाई साहब, तो जितना टाइम उसको लगा रिवर क्रॉस करने में, वही टाइम में वो इधर भी झटका खाया है। तो इसीलिए क्या होगा, ये बराबर होगा कितना, तो u प्लस भी कॉस अल्फा से वो उधर की तरफ जा रहा था, और d बटा भी साइन अल्फा उसको टाइम लगा रिवर क्रॉस करने में। यही है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग का वैल्यू। यानी कहने का मतलब हो गया a बराबर गुना कर दीजिए तो du बटा भी साइन अल्फा है ना, du बटा भी साइन अल्फा प्लस ये देखिए डी भी इंटू कॉस अल्फा बटा भी इंटू साइन अल्फा। भी से भी मर गया, यानी हमारे पास ए का वैल्यू आ गया डी यू बटा भी, और 1 बटा साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक अल्फा बिना किसी शक शुबे के, और यहाँ से हो जाएगा डी, और कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कॉट अल्फा। ये एक्चुअली संशोधित फॉर्म हो गया आपको डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग का। जब डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ तक कोई लोचा नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है। आप आराम से इसको डील कर सकते हैं, आराम से इसको सीख सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं। अब अगर मामला हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाए कि मुझे डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग मिनिमम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग मिनिमम चाहिए, है ना, फॉर ए टू बी मिनिमम। देखिए अब घुसेगा कैलकुलस मैक्सिमा मिनिमा इसमें, ए टू बी मिनिमम, तो क्या होगा, डी ए बाई डी अल्फा होना चाहिए 0 के बराबर। और जब डी ए बाई डी अल्फा 0 के बराबर होगा तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या होगा डी ए बटा डी अल्फा, क्योंकि अल्फा पर ही सारा खेल है ना, यू भी तो आप बदल नहीं पा रहे हैं, आपको अल्फा ही वेरिएबल है वहां पे। ये हो जाएगा कितना, डी यू बटा भी, और कोसेक अल्फा का डिफरेंस होता है माइनस कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और फिर यहाँ होगा प्लस डी, और कॉट अल्फा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये तो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डी ए बटा डी अल्फा को 0 के बराबर कर दीजिए। फटाफट से देखिए 5 मिनट के अंदर में सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपका। आप यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ से क्या हो जाएगा, और अगर मैंने इसमें से जो कॉमन आने वाला उसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन कौन आएगा, डी आएगा, और कोसेक अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे और डी कोसेक अल्फा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास होगा कितना, मेरे पास हो जाएगा कितना, u बाय भी माइनस u बाय भी, यहाँ तो, और इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, और यहाँ पर होगा कितना, माइनस कोसेक अल्फा, और कुछ नहीं आने वाला है।
बराबर आप जीरो कर दीजिए, क्योंकि डी ए बटा डी अल्फा को जीरो करना है। तो ये तो जीरो होने से रहा, चूंकि अल्फा जीरो होगा नहीं और डी नदी का चौड़ाई है तो वो कभी जीरो होगा नहीं, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, और माइनस यू बाय भी इंटू कॉट अल्फा को मैं कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा लिख सकता हूँ, और माइनस कोसेक अल्फा को मैं 1 बटे साइन अल्फा लिख सकता हूँ, बराबर जीरो। साइन अल्फा को हटा दीजिए तो क्या होगा, माइनस यू बाय भी इंटू कॉस अल्फा, है ना, और इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो 1 बाय साइन अल्फा ये हो जाएगा ना ये। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, और कॉस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस भी बाई यू। देखिए ये है रिक्वायर्ड कंडीशन, यही है रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन में चीजों को थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे नहीं रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। पहली बात कि अल्फा कॉस अल्फा नेगेटिव है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये शो करता है कि अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको मैं मिनिमम डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग का डायग्राम दिखा सकता हूँ कि वो स्विमर कैसे स्विमिंग करे। तो स्विमर को ऐसे स्विमिंग करना होगा, यानी अल्फा उसको ऐसे स्विमिंग करना होगा, ये भी होगा और यू तो आपको पता ही है, एंड दिस इज अल्फा। तभी जाकर के ना मामला बनेगा। अल्फा नेगेटिव, कॉस अल्फा नेगेटिव ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, और भी बाय यू, यानी भी को छोटा होना पड़ेगा यू से, क्योंकि आपको पता ही है कॉस अल्फा -1 से +1 ही रन कर सकता है, और जैसे अगर भी ज्यादा होगा तो -1 से छोटा होगा वैल्यू, वो कभी पॉसिबल है नहीं। इसीलिए भी को छोटा होना पड़ेगा यू से। ये कंडीशन है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग के मिनिमम होने का, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग जब आपका मिनिमम होगा तो अच्छी बात यह है कि ऐसे कंडीशन में हम निश्चित तौर पर डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग के मिनिमम का वैल्यू भी तो निकालना चाहेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा है वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पर है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू जब पता है तो मैं साइन अल्फा भी क्यों ना निकाल लूँ। निकाल दीजिए साइन अल्फा, चूंकि वहाँ रखने में आसानी होगा। अल्फा यहाँ आधार बटा कर्ण है भाई साहब, तो ये होगा रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। अच्छी बात है, अब रख दीजिए एंड ए मिनिमम। आइए ए मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी वो पता पड़ जाएगा यहाँ से आपको। एंड जब मुझे ए मिनिमम चाहिए होगा तो मैं ए मिनिमम भी बड़े खूबसूरती के साथ निकाल सकता हूँ। आल्सो ए मिनिमम का जो वैल्यू होगा यू प्लस भी, कॉस अल्फा का वैल्यू है माइनस भी बाई यू और इंटू डी बटा भी, और साइन अल्फा का वैल्यू लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का मतलब यू ऊपर चला जाएगा, है ना। या देखिए ना, अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रूट अंडर कितना होगा बताइए, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, और बटा क्या होगा, यू होगा तो यू चला जाएगा ऊपर। बढ़िया बात हो गया। अच्छी बात ये हो गई कि हमें अब ये पता पड़ गया, पर इसको अभी कैलकुलेशन करके पूरा फाइनल टच तक पहुंचा देना। सारा जितना भी ब्रैकेट में कर रहा हूँ सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आप नोट करके रखेंगे। अब देखिए होगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बटा यू और इंटू डी यू बटा भी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। यू से यू मर गया, यहाँ से एक रूट जाएगा, सो यहाँ से ए मिनिमम की जो वैल्यू आने वाली है वो है डी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। और ये भी तो बेचारा बचा हुआ है, ये भी आप रहने दीजिए, कहीं से कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। डी रूट अंडर बटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो वो बचा हुआ, ये ए मिनिमम का वैल्यू हो गया। अच्छा ठीक है, जब वो मिनिमम डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग ले रहा था तो उस समय में टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर का वैल्यू कितना होगा, है टाइम। अगेन देखिए कहां से कहां मामला होता है, अगेन टाइम ऑफ ए मिनिमम टू क्रॉस द रिवर, टाइम
ऑफ ए मिनिमम टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्रॉस करते हुए ए मिनिमम के लिए टाइम का वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा टी मिनिमम का वैल्यू, टी डैश मिनिमम का देते हैं, वो है आपको फार्मूला वही है डी बटा भी, और साइन अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पर है लंब बटा कर्ल, यानी u ऊपर जाएगा और रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये एक टाइम। इसीलिए आप ध्यान देंगे टाइम का फार्मूला 2-3 तो आपको आता है, तो आपको 2-3 फार्मूला आता है, तो किसी को किसी में घुसेर नहीं देना है। अब ये भी क्लियर है। अब एक थ्योरी और बचती है कि कोई तैराक अगर ये चाहता है कि मुझे कोई डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग चाहिए ही नहीं, ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आइए वो भी करते हैं। वो क्या है आप यहां से देखिए, इफ वन रिक्वायर्स नो एनी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग, एंड दिस इज द लास्ट थ्योरी, इफ वन requires no any downstream drifting, अगर किसी को डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्टिंग चाहिए ही नहीं तो क्या दिक्कत है, नहीं चाहिए तो भाई मत लो। इसीलिए ए को जीरो कर दीजिए, हमको नहीं चाहिए तो ये वाला टर्म जीरो कीजिए, क्या होगा u प्लस भी कॉस अल्फा और इंटू डी बटा भी साइन अल्फा, ये जीरो कर दीजिए। तो ये तो जीरो होने से रहा, इसको जीरो कीजिए तो क्या होगा, और u प्लस भी कॉस अल्फा बराबर जीरो, यहाँ से भी कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस यू, और यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू होगा माइनस यू बटा वी। फिर से एक बार, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री और u अब की बार लेस देन होना चाहिए v से, तभी ऐसा होगा। सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, है ना। एक बार फिर से तैरना उसको इधर ही है, लेकिन v ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। तो अल्फा ये वाला होगा, ये आपको x हो गया, ये आपको y हो। सारा चीज क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग नहीं चाहिए तो उस समय में उसको टाइम कितना लगेगा। अगर वो तैराक चाहता है कि मुझे कोई डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट उसको यहाँ पहुंच जाना, इधर उसको शिफ्ट ही नहीं होना है, यानी इसके दाहिने अगर वो जाता है तभी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग माना जाता है। इस लाइन के इधर अगर नहीं गया तो कोई भी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग नहीं हुआ। ये सब चूंकि उल्टा चलना नहीं पड़ा उसको, उल्टा चलेगा तो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग है, उल्टा नहीं चलना पड़ा कोई डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग नहीं। अब कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसको इसमें टाइम निकालना है तो निकाल दीजिए टाइम, डी बटा भी साइन अल्फा में आपको जब कॉस अल्फा का वैल्यू यू बाय भी है, यहाँ से निकाल दीजिए साइन अल्फा का वैल्यू। लंब यहाँ पे ये आधार यू है और कर्ण आपको भी, ये क्या होगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, है ना। इसीलिए सीधा आप कह दीजिए कि टाइम टू क्रॉस द रिवर विथ a इक्वल टू 0। फाइनली टाइम टू क्रॉस द रिवर विथ a बराबर 0, तो क्या होगा t बराबर d बटा भी साइन अल्फा, और जो t का वैल्यू होगा वो d बटा भी और साइन अल्फा का वैल्यू लंब बटा कम, यानी ऊपर में भी जाएगा और नीचे में भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से t डबल डैश कर दीजिए इसको, इसका वैल्यू होगा d बटा रूट अंडर भी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल ऑफ स्विमिंग कॉन्सेप्ट। आप गौर से देखना, आज मेरे पास आज लेक्चर थोड़ा लंबा पकड़ा रहा है तो मैं इस पर सवाल करके आज नहीं दे पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉब्लम जहाँ से भी जैसे मिलेंगे मैक्सिमम मोर एंड मोर प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। आप मेहनत कीजिए, अब फिर से हम आपके साथ हैं और आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे। हेल्थ वगैरह या कोई टेक्निकल फॉल्ट होने के लिए तो पहले हमने आपसे क्षमा मांग ही लिया है, तो हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं तो इतना तो हक है हमारा। थैंक यू सो मच।